नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। अंतर्राज्यीय यातायात की अनुमति, राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत 4 विशेष उड़ानों से खाड़ी देशों में फंसे 700 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम भाग की घोषणा की। 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों पर जोर। चक्रवात ओम्पुन के अगले 12 घंटे में भीषण तूफान में बदलने की चेतावनी। और लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग आज से यातायात के लिए खोला जा रहा है। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। पूर्णबंदी का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे सभी सभा स्थल भी देश भर में प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनमें मास्क पहनना अनिवार्य है, थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर से काम करने की प्रथा को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। वहीं सामान्य जगहों पर सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। कार्यस्थलों पर लोगों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। इस चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकेंगे। इससे राज्यों को छूट का दायरा अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। बफर जोन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने उन गतिविधियों की सूची जारी की है जो अगले 14 दिन तक प्रतिबंधित रहेंगी। राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
उन गतिविधियों के बारे में फैसला करेंगे जिनकी स्वीकृति तीनों जोन में दी जानी है। राज्यों के बीच बस और अन्य वाहनों के परिवहन के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति जरूरी है। सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है, हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्णबंदी तक घरों में ही रहने का परामर्श दिया है। समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाए जाने के प्रयास होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के सभी उपाय जरूरी हैं। Biggest stimulus will be to open up the economy and allow economic activities to go ahead. This battle has to be fought over a long period of time. 68% of our cases are vested in 18 districts. We need to follow a very hyper-local strategy and ensure that in these districts we are able to correct, do close contact testing as well as ensure that we are able to focus very, very strongly on the local area. नीति आयोग के सदस्य और जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने की अधिक जिम्मेदारी अब देश के लोगों पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को कड़ाई से एहतियाती उपाय और परामर्श का पालन करना चाहिए। Essentially be disciplined, follow the guidelines strictly because there is restrictions are being gradually being reduced, but then that brings in the responsibility for all of us. Number one, not to cross these restrictions, and secondly, even when we are using activities which have been now allowed, we must maintain the physical distance, we must wear masks, we must make sure that we wash our hands. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें। बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों से जल्द मंजूरी मिल जाती है तो और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में यह भी बताया कि जो मजदूर पैदल चलते पाए जाएं, उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में केवल विशेष रेलगाड़ी, श्रमिक स्पेशल, पार्सल और माल परिवहन सेवाओं का परिचालन होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिचालन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये पूर्णबंदी के तीसरे चरण के समान रहेगी। माल और पार्सल सेवाओं के साथ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां तथा 15 मार्गों पर विशेष रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेलवे ने इस महीने की 1 तारीख से पूर्णबंदी के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज खाड़ी देशों में फंसे 700 से अधिक भारतीयों को 4 विशेष उड़ानों से स्वदेश लाया जाएगा। इनमें से 2 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से रवाना होंगी। पहली दुबई से मंगलोर और दूसरी आबू धाबी से कोच्चि आएगी। मस्कत से 175 लोग हैदराबाद और दोहा से भी 175 भारतीय कोझिकोड आ रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों से स्वदेश वापसी में फंसे कामगारों, पर्यटकों, तत्काल उपचार की जरूरत वाले लोग, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। दुबई से श्रीनगर के लिए एक विशेष उड़ान इस सप्ताह संचालित की जाएगी। बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए आज से अगले 2 दिनों तक 2 और उड़ानें ढाका से चलेंगी। आज एक विमान कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा, जबकि मंगलवार को एक अन्य विमान श्रीनगर के लिए प्रस्थान करेगा। ये उड़ानें वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में संचालित की जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की। श्रीमती सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज के 5वें और अंतिम भाग के बारे में कल नई दिल्ली में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत 7 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।
मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हो और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। श्री ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य भेजने के प्रबंधों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। रेलवेज ने इतने तक बोला है कि 1500 ट्रेन आर रेडी। आप एक जगह बोलो, वहां 3 घंटे के तुरंत बाद हम ट्रेन भेज देंगे। ट्रेन में बिठा करके अगर माइग्रेंट्स उनके अपने गांव तक जा रहे हैं तो केंद्र सरकार रेलवेज उनको ट्रेन में बिठाने के बाद खाना पीना का सुविधा भी दे करके घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को नवप्रवर्तनकारी, भविष्योन्मुखी और साहसिक बताया है। उन्होंने कहा कि नए आर्थिक सुधार भारत की अंतरिक्ष और परमाणु क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का अनूठा अवसर प्रदान करेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार परमाणु ऊर्जा विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग के रास्ते खोलकर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को लाभान्वित किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आर्थिक पैकेज ने अंतरिक्ष और इसरो को निजी क्षेत्र से जोड़ने का भी काम किया है, जिससे निजी कंपनियों को उपग्रह प्रक्षेपण और संबंधित गतिविधियों में एक समान अवसर प्रदान किए जा सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। अंतर्राज्यीय यातायात की अनुमति, राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत 4 विशेष उड़ानों से खाड़ी देशों में फंसे 700 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम भाग की घोषणा की। 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों पर जोर। चक्रवात उम्पुन के अगले 12 घंटे में भीषण तूफान में बदलने की चेतावनी। और लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग आज से यातायात के लिए खुल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते रोगियों को देखते हुए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के बाद कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि करीब 60,000 और लोगों के राज्य में वापस आने की संभावना है, जिससे कोविड के मामले भी बढ़ सकते हैं। इस बीच राज्य में और 2 लोगों के संक्रमित होने के बाद कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 80 हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। श्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों से अपील की है कि वे भयभीत न हों और धैर्य न खोएं। देश के अन्य भागों से अब तक 4,70,000 से अधिक प्रवासी कामगार बिहार लौट चुके हैं। 43 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए आज लगभग 70,000 मजदूर आ रहे हैं।
कामगारों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि रेल मंत्रालय टिकट बुकिंग के लिए ऐसा प्रोटोकॉल बनाए कि बिहार आने के श्रमिकों को उनके प्रस्थान की तिथि की अग्रिम जानकारी प्राप्त हो जाए। इस व्यवस्था के बन जाने से प्रवासी श्रमिकों के मन में घर लौटने की बेचैनी उत्पन्न नहीं होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई और प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 112 पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हर दिन 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कल सबसे ज्यादा 17 मामले प्रतापगढ़ में सामने आए, जबकि हापुड़ में 11, नोएडा और लखीमपुर में 10-10, गाजियाबाद में 9, लखनऊ, पीलीभीत और मेरठ में 8-8, अलीगढ़, मुरादाबाद और अंबेडकर नगर में 7-7 और प्रयागराज में 6 मामले सामने आए। लंबे अंतराल के बाद एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर से एक दिन में डिस्चार्ज हुए लोगों से अधिक हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने उत्तर पूर्व और उड़ीसा से भी अपने मजदूरों को वापस बुलाने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सरकार दिल्ली से मजदूरों को लाने के लिए प्रतिदिन 11 रेलगाड़ियां चला रही है। इसके साथ ही उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की 10,000 बसों का इंतजाम किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल के रूप में राज्य से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल दिए जा रहे हैं ताकि उनका दर्द कुछ कम हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान का संचालन अधिकतर स्थानों पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। चरण पादुका अभियान की शुरुआत इंदौर के राऊ पुलिस थाने से हुई है। यहाँ के थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि इस पहल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने, पुलिस वालों ने मिलकर अपने पैसों से करीब 15,000 रुपयों से सबसे पहले 200 जोड़ी चप्पल जूते हम लोगों ने खरीदे और फिर उसको हम लोगों ने जब बाईपास पर देना शुरू किया तो एक अलग ही खुशी मिली। 300 से 500 जोड़ी चप्पल जूते अभी देने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी लोगों ने भी शुरू किया है देना, तो अच्छी बात है। अब यह मानवीय पहल दमोह, उमरिया और सागर सहित मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में फैल गई है। उमरिया के एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि हम बस प्रवासी मजदूरों का दर्द कम कर उन्हें सम्मान पूर्वक उनके घर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की इस पहल से प्रवासी मजदूर भी काफी खुश हैं। और यहाँ तो हमें चप्पल भी मिला और अच्छे खाने भी मिले, अच्छा लगा हमें। चप्पल टूटी हुई थी, अच्छा हुआ आपने वो चप्पल दिलाई। मैं चरण पादुका अभियान न केवल एक मानवीय पहल है बल्कि प्रेरणादायी भी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान सरकार ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य की स्थितियों के अनुरूप इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश आज जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रवासियों को राहत देने के लिए श्रमिक स्पेशल बसें चलाएगी। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों के लिए ट्रेन के लायक यात्रियों की संख्या नहीं होगी, उन राज्यों में बसों के जरिए श्रमिकों को भेजा जाएगा। श्री गहलोत ने दूसरे राज्यों से भी अपील की कि वे भी श्रमिक स्पेशल बसें चलाकर राजस्थान के श्रमिकों को भेजे। सरकार द्वारा जालोर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित 11 जिलों में प्रवासियों को क्वारंटीन में रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बीच चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य की सभी जेलों में रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 391 नए मरीजों के साथ राज्य में इस महामारी के रोगियों की संख्या 11,380 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 6,184 रोगियों की हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि 38 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटों में 34 लोग जान गंवा चुके हैं और अब तक कुल 625 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एक तरफ राज्य में संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी ओर अस्पताल से ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की दर बढ़कर 39.53% हो गई है। देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो गुजरात सरकार द्वारा नए दिशा निर्देशों के बारे में आज घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि लॉकडाउन 4 को भी सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन साथ में अनेक रियायतें भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के
लिए 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार राज्य में कल से 2 और 3 पहिए वाले वाहनों को आवागमन के लिए अनुमति मिलने की संभावना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल एक दिन में कोविड-19 के 600 रोगियों को उपचार के बाद अलग अलग अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा से पहले ही मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मई तक बढ़ा दिया था। आरोग्य मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों को अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्देशोनुसार ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, उन्हें अब अस्पताल से 10वें दिन ही छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा संक्रमित रोगियों के समूह क्षेत्र के बारे में केंद्र के नए दिशा निर्देशों को भी राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 1688 सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र है और पिछले 24 घंटों में 14,972 टीमों ने राज्य में 63.83 लाख लोगों का सर्वेक्षण किया है। इस बीच रायगढ़ जिले और नवी मुंबई में फंसे 5,000 प्रवासी मजदूर और लोग कल उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने किसानों तक पहुंचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि पूर्णबंदी की स्थिति में कृषि गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। विभाग ने 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिससे विशेषज्ञों की टीम किसानों को जरूरी जानकारी देती है। जैसा कि किसान आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में बीज की बुआई शुरू करते हैं, कश्मीर में कृषि विभाग आमतौर पर किसानों के बीच विभाजन और जिला सत्र के अधिकारियों के माध्यम से किसानों के बीच बीज और रोपण वितरित करता है। लेकिन मौजूदा संकट के दौरान कृषि विभाग ने होम डिलीवरी के माध्यम से बीज वितरण शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों की आवाजाही को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस बीच आए सब्जी उगाएं अभियान के तहत विभाग ने श्रीनगर के लाल मंडी में जनता के बीच किचन गार्डन के लिए रोपण वितरित किया है। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उत्पादक और जनता सामान्य रूप से रिक्त स्थान का अच्छा उपयोग करें और इन असाधारण परिस्थितियों में सब्जियों के उत्पादन से लाभान्वित हो। विभाग घरेलू जरूरतों को बढ़ावा देने और उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण सब्जी रोपण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कोल। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना संक्रमण से बचाव पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कहीं ना कहीं हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहां ज्यादा है, जहां रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो सबको मानना ही है। और ये हमारे देश को 2 महीने में लगभग समझ में आ गया है कि हमको हैंड हाइजीन का पालन करना है, सैनिटाइजर या सोप, ये 2 चीजें हैं, और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, हमें उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। जाने माने मनोचिकित्सक और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 490 किलोमीटर लंबा लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग आज से यातायात के लिए खुल जाएगा। सीमा सड़क संगठन ने इस मार्ग से बर्फ हटा दी है। पूर्णबंदी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस वर्ष ये राजमार्ग पिछले साल की तुलना में 1 महीने पहले खोला जा रहा है। ओडिशा में चक्रवात उम्पुन को देखते हुए 4 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 अन्य जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। तूफान उम्पुन के मद्देनजर उड़ीसा के 4 जिले भद्रक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा के जिलाधीशों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा तैयारी एवं उद्धार कार्य को त्वरान्वित करने के लिए इन जिलों में एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि आवश्यक पड़ने पर करीब 11 लाख लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा नयागढ़, खोर्धा, पुरी, ढेंकनाल, मयूरभंज, गजपति, गंजाम एवं जाजपुर जिले में 18 मई से भारी बारिश की संभावना
संभावना जताई गई है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। और अब एक नजर देश भर में मौसम के पूर्वानुमान पर। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यहां तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ आंधी वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने गिलगित में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुजफ्फराबाद में दिन के समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक बादल घने हो जाने का अनुमान है। समाचार कक्ष से आशा निवेदी। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उड़ानों के लिए बुकिंग अभी बंद है। एयर इंडिया ने कहा कि सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही बुकिंग शुरू की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। धन्यवाद विमलेंदु। पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, कुछ और खुलेगी जिंदगी, कोरोना जोन अब राज्य तय करेंगे, नियमों का पालन और कड़ाई से होगा। जनसत्ता का कहना है, राज्य तय करेंगे परिवहन और निषिद्ध क्षेत्र। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 95,000 के पार। कल रात तक 14 घंटे में 4,462 मरीज बढ़े। ठीक हुए लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम भाग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणा अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, मनरेगा को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए, निजी कंपनियों के लिए हर क्षेत्र में मौके, नीतिगत क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों को अवसर। राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, केंद्र से अब ज्यादा राशि मिलेगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, पब्लिक सेक्टर में मेगा प्राइवेट एंट्री, गैर सामरिक सरकारी कंपनियों में निजी कंपनियों को निवेश और कारोबार का मौका। हिंदुस्तान की टिप्पणी है, घर वापस लौटे मजदूरों को मनरेगा से मिलेगी मदद, 61,000 करोड़ रुपए का पहले ही किया था प्रावधान। दैनिक जागरण का कहना है, खजाने पर अभी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से राजकोषीय घाटा 2 से 2.5% तक बढ़ने का अनुमान। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, अब रेल टिकट बुक करने के लिए संगरोध पर सहमति जरूरी। आईआरसीटीसी ने जोड़ा नया विकल्प। लॉकडाउन के दौरान चल रही विशेष राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने वालों को गंतव्य राज्य के नियमों के अनुसार क्वारंटीन शर्तों का पालन करने की सहमति देनी होगी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, दुनिया भर में 47 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 3,13,000 मौतें। अमेरिका में कोरोना से मृतकों की संख्या 90,113 हुई। एक दिन में 1,237 लोगों की मौत। दैनिक भास्कर सुखद मॉनसून शीर्षक से लिखता है, इस बार 48 के बजाय 71 दिन सक्रिय रहेगा मॉनसून, विदाई भी नए स्थानों से। 8 जुलाई से 17 सितंबर तक भीगेगा देश। देश का यही है मॉनसून का नया कैलेंडर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। अंतर्राज्यीय यातायात की अनुमति, राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत 4 विशेष उड़ानों से खाड़ी देशों में फंसे 700 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम भाग की घोषणा की। 7 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों पर जोर। चक्रवात ओम्पुन के अगले 12 घंटे में भीषण तूफान में बदलने की चेतावनी। और लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग आज से यातायात के लिए खुल रहा है।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।